मैं ना ऐसे एक शीट रख लेता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ना बार बार पे टाइम देखने का मन करता है कि कितना बचा हुआ है। एंड आज मुझे टोटल 1 घंटा कार्डियो करना है और मैंने डीमन स्लेयर देखना अभी स्टार्ट किया है। तो 20 मिनट का एक एपिसोड है, 3 एपिसोड देख लेता हूँ ट्रेडमिल पे, ईजी। पता ही नहीं लगता कि कब कार्डियो ख़त्म हो गई। उड़ गए भाई बाल मेरे दोबारा से। एक बुरे अपडेट के साथ वीडियो स्टार्ट हो रही है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ये जो भी तुम्हें पैच दिख रहा है ना, ये हल्के के बाल दिख रहे हैं, ये अच्छे खासे डेंस हो गए थे बट दोबारा उड़ गए क्योंकि मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया था। वैसे मिनॉक्सिडिल बहुत सही चीज़ है, इफेक्टिव है और रिजल्ट मैं दिखा चुका हूँ तुम्हें। पर दिक्कत क्या है, जैसे ही लगाना छोड़ोगे ना सब उड़ जाएगा भाई दोबारा से। ये एरिया ना पूरा गंजा था, बट इस पूरे एरिया में ना धीरे धीरे करके पतले, अभी तो पतले बाल आए हैं, अभी होपफुली क्या मोस्टली थोड़े टाइम में मोटे हो जाएंगे। सब कुछ तो नहीं उड़ा है पर मैक्सिमम प्रोग्रेस चली गई है। और जब इसको नॉर्मल रखता हूँ ना मैं, इतना पता नहीं लगता है, वो तो मैंने बैंड लगा रखा था ना। तो अब द गुड थिंग इस दोबारा मिनॉक्सिडिल लगाऊंगा, दोबारा रिकवर हो जाएंगे। ऑल्दो इतने ख़राब नहीं है, इतना एविडेंट नहीं दिख रहा जितना पहले दिखता था। अब जो भी लोग मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं ना भाई, स्किप मत करना, छोड़ना मत, स्टिक रहो, रिजल्ट मिलता है। पर द नेगेटिव तो क्या ही है इसमें, लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा जब तक बाल तुम्हें चाहिए, जब तक तुम्हें अपनी गंजी टाँट छुपानी है तब तक उसको लगाते रहो। प्रोग्रेस अरे ये तुम्हें आ रही है क्या बात? ओए क्या है? और ये हेयर रीगेन की प्रोग्रेस को स्पीड अप करने के लिए मैं मिनॉक्सिडिल को अब 2 बार लगा रहा हूँ, सुबह और रात को। वैसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी तुम देखोगे ना, हो गए ऑलमोस्ट 2 घंटे लगाए हुए। जिस एरिया पे मैंने लगाई थी ना वो सूख गया है, मतलब एज सच कोई दिक्कत नहीं है, सब एब्जॉर्ब हो गया है, उड़ गया, पता नहीं क्या हुआ। अब मिनॉक्सिडिल परफेक्ट। टोपी बढ़िया लग रही है ना, हेयर लाइन नहीं छुपा रहा हूँ, अभी खुले में दिखाई है। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मेरी डाइट को लेके। तुमने देखा होगा मैं सॉल्टेड पीनट बहुत यूज़ करता हूँ अपने सोया राइस के साथ। आज से नहीं, मतलब कुछ टाइम से मैं इसको नहीं खा रहा हूँ, शोर आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन, एंटी एजिंग भी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना, वैसे मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। अब सॉल्टेड पीनट मैंने सिर्फ इसीलिए खाने छोड़ दिए क्योंकि भर भर के पाम ऑयल होता है पैक्ड प्रोडक्ट में, इसमें पता नहीं कितना है, चिप्स में बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या बोलना था मुझे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी में तुम कुछ गलत आइटम खा रहे हो तुम्हारी बॉडी झेल लेगी, मतलब ऑब्वियसली झेल लेगी। पर होता क्या है, एक एक चीज़ ऐड करते 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 पूरे दिन में पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं हम। और वैसे भी कितना भी अवॉइड कर लो, कुछ ना कुछ पैक्ड फूड आइटम में गंद निकल ही आता है। तो ये है आज का प्री वर्कआउट, आज का डिनर और कल का प्री वर्कआउट, ईजी मील प्रेप। वैसे बॉटल यहीं रखी है, पर शॉट लेने के लिए मैं प्रिटेंड करूँगा मैं किचन से बॉटल उठा के ला रहा हूँ। तो आजकल मैं एंटी एजिंग को लेके भी काफ़ी कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। और मैंने ब्रायन जॉनसन की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बोलता है अगर एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए एक चीज़ जो कोई भी बिजी इंडिविजुअल फॉलो कर सकता है वो है डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंज्यूम करना। Give me the one thing I can do in my life because you're busy. It's better than resveratrol, NR, cold plunges, saunas, and your favorite podcast. It's that good. It's extra virgin olive oil. पर क्यों वो पिल्ले देखा, अब मत हिलियो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, दूसरा ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, हेल्दी फैट तो है ही, पर जो मेन रीज़न जिसके लिए इसको कंज्यूम करा जाता है इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स क्या करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगेन वही चीज़ हो गई, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो थोड़ा बहुत शायद ना समझ, चलो बता देता हूँ। फ्री रेडिकल का बॉडी में बढ़ जाना, और फ्री रेडिकल क्या करता है? टिश्यू डैमेज करता है और दुनिया भर की बीमारी और एजिंग को भी स्पीड अप कर देता है। सिंपल भाषा में बहुत सही चीज़ है ये, एंटी एजिंग के लिए भी और बीमारियों से बचने के लिए भी। और अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, सोया राइस कुक करता हूँ, जब वो तैयार हो जाते हैं ऊपर से इसको थोड़ा सा डाल लेता हूँ और बस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बाहर का खाना छोड़ दो, सब चीट करते हैं, मैंने कल ही खाया। और वैसे भी स्पेशली अब के टाइम पे जब सब कुछ ही पैक्ड आ रहा है, कितना भी कंट्रोल कर लो कुछ ना कुछ गलत तुम्हारे पेट में जा ही रहा होता है। पर द थिंग इज़ कि जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो ना उतना करना चाहिए। क्यों? अब इस टॉपिक को ना सीधा सीधा बॉडी बिल्डिंग से रिलेट कर सकते हैं
कैसे? बॉडी बिल्डिंग में ना कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जैसे 1 घंटे कम सो लिया, किसी दिन 1 मील स्किप कर दी, वर्कआउट स्किप कर दिया 1 दिन। पर सच तो ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी क्या बॉडी में डिफरेंस लाती है, और यही डिसाइड करेंगी कि तुम कितना जल्दी या कितना लेट अपने ड्रीम फिजिक या गोल तक पहुंचोगे। अब जब से मैं बीमार हुआ ना, वो आइसक्रीम खा के बहुत सोच समझ के कुछ भी खा पी रहा हूँ, और इवन मैं जिम में पानी भी ले जाता हूँ ना, मैं थोड़ा सा गर्म करके ले जाता हूँ। अब रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे ही हुआ था। और 5 मिनट का डोपामीन आइसक्रीम वाला बहुत महंगा पड़ गया मेरे को 15 दिन। और तुमने ऑब्वियसली नोटिस करा ही होगा कि मैं अननेसेसरीली कुछ भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता आलतू फालतू, जो ज़रूरी होते हैं वही दिखाता हूँ। अब ऑब्वियसली मैं ट्राई करता हूँ नेचुरली ही फूड आइटम्स के थ्रू ही अपना न्यूट्रिशन पूरा करूं, बट कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, स्पेशली क्रिटीन, जो मुझे डाइट के थ्रू पूरा हो ही नहीं सकता, स्पेशली एज अ वेजिटेरियन। और जैसे मैंने मिनॉक्सिडिल का बताया था, मैं उसको लाइफ टाइम लगाने वाला हूँ। सेम गोज विद दिस। मुझे नहीं लगता मैं इसको कभी खाना छोड़ूंगा, और ऐसे ही नहीं मैं इसको पर्सनल फेवरेट सप्लीमेंट बोलता हूँ। ये भी सबको पता ही है कि मैं 2 साल से ऊपर हो गया न्यूट्राबिक के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हुए। एंड स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ क्रिटीन की, तो ऑल्दो और भी सप्लीमेंट्स हैं, बट क्रिटीन भी थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है और एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो न्यूट्राबिक क्रिटीन का लिंक एंड डिस्काउंट कोड मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। चलो जिम चलते हैं। और आज मैं क्या बैक लगाने वाला हूँ और क्या नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि सेंटेंस ही नहीं पूरा हो रहा, यही ख़त्म करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, ठंड बहुत हो गई है। रुक जाओ, किधर है वो इम्पॉर्टेंट अपडेट? यहीं टंगा होगा, ये रहा। तो कल क्या हुआ मेरे साथ, ठंड इतनी हो गई है, क्या होता है रेस्ट जब लेते हैं ना सेट्स के बीच में, अगर रेस्ट ज़्यादा लेना पड़ता है तो बॉडी ठंडी हो जाती है। और कल मैंने क्या किया, कल नहीं परसों मैंने क्या किया, 2 पजामे पहन लिए, पजामे के ऊपर एक और पजामा। और हुआ क्या, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पैर ही गर्म रहेंगे, वो हीट तुम्हारे अपर बॉडी पे भी ट्रांसफ़र होती है। और अगर तुम सैंडोज में या टी शर्ट में ट्रेन करना पसंद करते हो तो ये ट्रिक बढ़िया रहेगी। अब 2 पजामे नहीं पहन रहा मैं ऑब्वियसली रोज़, मैं एक गर्म पजामी ले आया डीकैथलॉन से जाके। पहन जो इसको पहन के दिखाऊं, पहन के क्यों दिखानी है, ये तो अच्छा हो गया। ओ क्या जगह मिली भाई माइक लगाने की। ये टोपी पहन के चलते हैं जिम। और जो लास्ट वीडियो में जो मैंने यहाँ खड़े होकर जो अपनी क्या सेंटेंस को बढ़ा रहा हूँ, जैसे स्कूल में नहीं कर देते पैराग्राफ राइटिंग के टाइम, लास्ट वीडियो में जब मैं यहाँ खड़ा था वो 1 हफ्ते पहले की बात है। और क्योंकि मैंने एक भी दिन कार्डियो स्किप नहीं करा है और वर्कआउट भी बढ़ जा रहा है, तो काफ़ी हद तक फिजिक रिकवर हो गई है साइज़ को लेकर भी, एंड मैं लीन भी लग रहा हूँ। तो मुझे बैक ट्रेनिंग के टाइम बैक ना फील होने के पीछे का एक रीज़न पता लगा, स्पेशली लैट पुल डाउन के टाइम। पिछली 2 बार से ना मुझे बैक फील ही नहीं हो रही थी। मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रहा था बारबल रोइंग से, और बारबल रोइंग के साथ क्या इशू है, तुम चाहे स्ट्रैप्स यूज़ करो चाहे ना करो, फोर आर्म पे स्ट्रेन आएगा ही आएगा। एक बार तुम्हारे फोर आर्म सो हो गए ना, फिर तुम जो भी बैक की एक्सरसाइज लगाओगे ना, फोर आर्म पे फील आएगा ही आएगा। जैसे कभी कोई मसल फील नहीं होता है तो उसको प्री एग्जॉस्ट करने को बोला जाता है। जैसे चेस्ट के लिए पहले फ्लाई कर लिया तो बेंच में चेस्ट अच्छे से फील होता है। सेम यहाँ पे हुआ ही ऐसे, बट मैंने गलत मसल प्री एग्जॉस्ट कर ली। अब इतने टाइम बाद जाके बैक अच्छे से फील हुई है, नहीं तो लास्ट 2 सेशन से कौन सी मसल यूज़ हो रही है, कौन सी मसल से वेट उठ रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बारबल रोइंग मत करो, अगर तुम्हें ये फोर आर्म वाला इशू नहीं है ना तो करो, और बारबल रोइंग को मेरे अकॉर्डिंग एंड में कर लो, क्योंकि लास्ट में हो रहे हैं शोर तो होने दो। मैं खुद ऐसे ही कर रहा हूँ, लिटरली 1 महीने बाद बिना हुडी के ट्रेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पंप भी चेक नहीं करता था कैसा आ रहा है। मैं जस्ट फॉर अ चेंज पिछले 3 सेशन से चेस्ट सपोर्टेड रोइंग कर रहा हूँ, और वही बात है, काफ़ी टाइम बाद कोई एक्सरसाइज करो ना तो फील अच्छा आता है। फील बोले तो पोस्ट वर्कआउट सोरनेस ज़्यादा रहती है, बट इसके
दोनों ही एस्पेक्ट हैं। दोनों एस्पेक्ट कैसे बोल रहा हूँ, कोई एक्सरसाइज जो तुमने करी ही नहीं है पहले, जैसे मैंने टी बार रोइंग के साथ हुआ, मैंने 5-6 साल बाद दोबारा करी, 5-6 साल तो नहीं 3 साल बाद दोबारा करी होगी, तो मुझे करनी ही नहीं आई, तो उसको मास्टर करने में 3-4 सेशन लग गए। पर क्योंकि ये मुझे पता है कैसे करनी है, तो इसमें अब मज़ा आ रहा है। और ये एक्सरसाइज मैंने करनी छोड़ी इसलिए थी क्योंकि दूसरे जिम में जो डंबल्स हैं ना बहुत चौड़े चौड़े हैं और ये बेंच भी चौड़ा है, तो क्या क्या होता था जब मैं वेट ऊपर लाता था ना तो यहाँ टकराता था वेट और रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं हो पाता था। बट ये देखो, ये काफ़ी पतले है और बेंच भी पतला है, तो डंबल ऊपर लाते हुए ना टच नहीं होता। यार मज़ा तो आता है बॉडी को तोड़ के फ्लेक्स करने का।